नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज वर्ल्ड ज्योग्राफी की और उसका ये पहला लेक्चर है। इसमें आज हम पढ़ेंगे अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और इस सीरीज की खास बात ये होने वाली है कि इसमें हम मानचित्र का इस्तेमाल करेंगे, हम मैप पे पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे। लिखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है पिक्चर के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है राहुल त्यागी, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विस। देखिए दोस्तों, अगर इस सीरीज के आप कंटिन्यू लेक्चर चाहेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड हो हमारे चैनल पर आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक्चुअल में ये हैं कहाँ। तो देखिए, ये कहीं नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये आपको मिलेंगी नहीं। आप सोचें कि अक्षांश रेखाएं मैं देख के आऊँ कहाँ पर खिंची हुई हैं, या देशांतर रेखाएं कहाँ पर खिंची हुई हैं, ऐसा है नहीं। ये काल्पनिक हैं, ये हमने बनाई हैं अपनी सुविधा के लिए। आपको पता है हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है और पृथ्वी पर किसी जगह की अगर लोकेशन जाननी है तो उसका सिर्फ यही तरीका है कि उसका अक्षांश और देशांतर पता कर लिया जाए। हम पता कर सकते हैं कि वो जगह कहाँ होगी, कैसी होगी, वहाँ का मौसम कैसा होगा, वहाँ की जलवायु कैसी होगी, पानी में होगी या पृथ्वी की सतह पर होगी, पहाड़ पर होगी। तो सारी जानकारी हमें इसी से मिलती है, इन्हीं लाइनों से मिलती है। तो ये बेस है ज्योग्राफी का पूरा भूगोल इसी पर टिका हुआ है। इसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो समझ लीजिए हमारे भूगोल भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये जो इस तरीके से ये ऊर्ध्वाधर जो लाइन है, जो खड़ी लाइन है, ये है आपकी लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं। और ये इस तरीके से जो पड़ी लाइन है, जो क्षैतिज रेखाएं, ये हैं हमारी लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं। तो देखिए, एक एक के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड के बारे में। देखिए, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे हम इस स्लाइड में। देखिए, ये है पृथ्वी का ग्लोब, इसको आप पृथ्वी का ग्लोब मान लीजिए या फिर पृथ्वी ही मान लीजिए। पृथ्वी का मॉडल है, पृथ्वी है। तो हमने क्या किया, बीचों बीच से एक रेखा खींच दी इस तरीके से, और इसको हमने कहा कि ये 0 डिग्री अक्षांश है। कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश, या फिर इसके और भी कई नाम हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इक्वेटर, हिंदी में कहते हैं इसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। देखिए, ये यहाँ से 0 डिग्री से ऊपर का भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो भाग है ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, देखिए, ये है हमारा नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये है हमारा साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो इस 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर नॉर्थ पोल तक हम इसी तरीके से इसके पैरेलल लाइन खींचते हैं, और ये सारी लाइनें जो होती हैं ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। और ये पूरे कंप्लीट सर्कल होते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ही नहीं होते जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरे चारों तरफ होते हैं पृथ्वी के। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हर 1 डिग्री पर इस तरीके की लाइन हमने मार्क की हैं। कहाँ तक? 90 डिग्री तक। ठीक, तो यहाँ से ऊपर कितने अक्षांश हो गए? 90 अक्षांश। अब नीचे आ जाइए इसी तरीके से, नीचे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, साउथ पोल तक हमने यहाँ भी 90 अक्षांश नीचे बनाए हैं। तो कुल अक्षांश कितने हो गए? यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि लैटिट्यूड टोटल कितने हो गए, तो ये हो गए आपके 90 ऊपर के, 90 नीचे के, और एक ये बीच का 0 डिग्री, ये तो ऊपर नहीं लगा, नीचे भी नहीं लगा, तो ये तो अलग है। तो ये हो गए आपके 181। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई, तो रेखाएं हो गई हमारी 181 से 2 माइनस कर दीजिए 179। ऐसा क्यों हुआ? रेखाएं कम क्यों हैं? देखिए, जब हम अक्षांश रेखाएं खींचना शुरू करेंगे 0 डिग्री से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो जब हम पोल पे पहुंचेंगे, जब हम ध्रुव पे पहुंचेंगे, तो वो ध्रुव जो होगा वो तो एक बिंदु के समान होगा। यानी जो 90 डिग्री वाली रेखा है वो रेखा नहीं होगी, एक्चुअल में वो एक बिंदु होगा जहां जाकर
सारी जो रेखाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, ऐसे ही ऊपर ऐसे नीचे। तो उसको हमने अक्षांश तो माना है। अगर मैं कहूँ 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो वो अक्षांश जो है वो बिंदु के रूप में है, वो रेखा के रूप में नहीं है। ऐसे ही 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी बिंदु के रूप में है, लेकिन उसको हम रेखा में काउंट नहीं करते। तो अगर पूछा जाए कि लैटिट्यूड लाइन कितनी है, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो 179। अगर पूछा जाए अक्षांश कितने हैं, लैटिट्यूड कितने हैं, तो 181। इसमें ये भी जो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा इक्वेटर, ये भी मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, ये समानांतर होते हैं एक दूसरे के। ये जो लैटिट्यूड हैं ये समानांतर हैं, इनके बीच की दूरी जो होती है वो बराबर होती है। कितनी होती है? इनके बीच की दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर, जिसको कहते हैं एक जोन। इस 111 किलोमीटर की दूरी को क्या बोलते हैं? जोन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए आगे। इसमें है अक्षांश रेखाओं की माप कैसे होती है, इनका कोणीय मापन कैसे होता है, कैसे पता चलता है हमें कि ये 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो देखिए इसकी माप होती है पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से, पृथ्वी का जो केंद्र है वहाँ से हम मापते हैं अक्षांशों के कोण। कैसे मापेंगे? देखिए ये पृथ्वी का कटा हुआ हिस्सा है, तो इसके अंदर ये दिख रहा है पृथ्वी का केंद्र। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये सीधी रेखा है, तो ये इक्वेटर पर आकर मिल रही है नहीं, यानी ये है हमारी 0 डिग्री अक्षांश। ये 0 डिग्री अक्षांश पे आके मिल रही है सीधी रेखा, ये भी 0 डिग्री अक्षांश पे आके मिल रही है। लेकिन यदि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर को कोण बना दूं तो ये हो जाएगा 10 डिग्री का, ये 10 डिग्री पे आके मिल रही है। और ऊपर को चलें 20 डिग्री, 30 डिग्री, कहाँ से बना कोण? यहाँ से बना, इस वाली लाइन से। 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80 और ये सीधी रेखा 90 डिग्री। तो ये जहाँ जाके लाइन मिलेगी पृथ्वी की सतह पर वो हो जाएगा 90 डिग्री का अक्षांश। तो समझ में आई बात? कहाँ से कोण मापते हैं? हम मापते हैं पृथ्वी के केंद्र से। ऐसे इधर देखिए ये जो रेखा है तो ये 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है, तो ये जहाँ जाके पृथ्वी की सतह को टच करेगा वो होगा हमारा 30 डिग्री अक्षांश। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब कुछ इम्पोर्टेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए एक तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया? 0 डिग्री अक्षांश, ये वाला इक्वेटर जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट रहा है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इससे 0 डिग्री अक्षांश से जब हम 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, तो एक और अक्षांश होता है, इसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ऐसे ही जब इस 0 डिग्री अक्षांश से नीचे जाएंगे साउथ में 23.5 डिग्री, तो इसको बोलते हैं हम मकर रेखा। ये हो गई कर्क और ये हो गई आपकी मकर, और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मकर रेखा को अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये 2 रेखाएं 0 डिग्री से 23.5 ऊपर 23.5 नीचे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए समझ लीजिए, हमारी जो पृथ्वी है वो बिल्कुल इस शेप में नहीं है जैसी इसमें दिखाई है। हमारी पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, एक साइड को इस तरीके से तिरछी है। इसीलिए क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो कभी तो इस पर, जो ये हमारी क्या है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, इस पर लंबवत पड़ती हैं, कभी इस पर लंबवत पड़ती हैं, कभी इस पर लंबवत पड़ती हैं। यानी ऐसा कभी नहीं होता कि सूर्य के सामने पृथ्वी का एक ही हिस्सा रहे। देखिए एक हिस्सा तो इसलिए नहीं रहता क्योंकि पृथ्वी घूम रही है ना, घूमने की वजह से रात दिन हो रहे हैं। एक हिस्सा सूर्य के सामने आ जाएगा, दिन हो जाएगा, उसके पीछे वाले में रात हो जाएगी। लेकिन ये भी फिक्स नहीं है कि जब ये हिस्सा पृथ्वी के सामने, सूर्य के सामने आएगा पृथ्वी का, तो सूर्य की किरणें इसी पर लंबवत पड़ेंगी, क्योंकि ये पृथ्वी थोड़ी तिरछी है, झुकी हुई है। तो कभी ये हिस्सा थोड़ा सा इधर को हो जाता है, कभी थोड़ा सा इधर को हो जाता है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसका मतलब क्या है कि सूर्य की किरणें
इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाती हैं और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जाती हैं, और इसी बीच में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं। बाकी इससे अगर आप इधर चले जाओगे, कर्क रेखा से उत्तर में चले जाओगे या मकर रेखा से दक्षिण में चले जाओगे, सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ेंगी। यही ऐसा एरिया है जहां पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए इसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब जहां पर गर्मी है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। ठीक, क्लियर हो गया। देखिए अब जानते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं क्या हैं? देखिए मैंने बताया था शुरू में कि जो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये हैं देशांतर रेखाएं, जो शुरू होती हैं नॉर्थ पोल से और जाती हैं कहाँ तक? साउथ पोल तक। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं, ये होती हैं आपकी देशांतर रेखाएं। ये कितनी होती हैं? इनका माप कहाँ से होता है? जैसे मैंने बताया कि अक्षांश रेखाओं का जो कोण मापते हैं वो पृथ्वी के केंद्र से मापते हैं, लेकिन इसका जो कोण मापेंगे वो यहाँ से मापेंगे, इस बिंदु से। कोई सा भी बिंदु ले लीजिए, या तो आप नॉर्थ पोल ले लीजिए या साउथ पोल ले लीजिए। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल का बिंदु है, तो यहाँ से जितने भी कोण बनेंगे, एक बिंदु से मैक्सिमम कितने कोण बन सकते हैं? 1-1 डिग्री के अंतर पर 360, तो उतनी ही ये रेखाएं होती हैं। कितनी रेखाएं होती हैं? ये 360 रेखाएं होती हैं, जिसको आप चाहे तो ये मान लो साउथ पोल से निकल रही हैं, चाहे ये मान लो नॉर्थ पोल से निकल रही हैं। एक पोल से निकलती हैं, दूसरे पोल तक जाती हैं। ये यहाँ से शुरू होकर दूसरे पोल तक जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लौट के फिर वापस यहाँ तक नहीं आएंगी। वो फिर दूसरी रेखा होगी जो वापस लौट के आएगी। ये यहाँ से यहाँ तक ही जाएंगी, ये पूरा सर्कल नहीं बनाएंगी। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें भी एक 0 डिग्री होता है, बाकी 180 डिग्री पूर्व की होती हैं, 180 डिग्री पश्चिम की होती हैं। जो 0 डिग्री होता है वो क्या करता है? वो जो हमारी पृथ्वी है उसको 2 हिस्सों में बांटता है। कौन कौन से 2 हिस्सों में? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। जैसे अक्षांश रेखा थी 0 डिग्री, वो 2 हिस्सों में बांट रही थी, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये बांटेगी पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो 0 डिग्री कौन सी है? ये वाली 0 डिग्री है। तो यहाँ से इधर को हो गया ये हमारा पूर्वी गोलार्ध, और यहाँ से इधर को हो गया हमारा ये पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। अब ये 0 डिग्री क्यों है? इसको हमने 0 डिग्री क्यों माना? क्योंकि इसमें तो हम किसी को भी 0 डिग्री मान सकते हैं, सब इसी तरीके से हैं, नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल तक जा रही हैं। भाई वहां तो हमारे पास रीजन था अक्षांश रेखाओं में, 0 डिग्री इसलिए माना क्योंकि वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, वो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट रही है। लेकिन यहाँ तो कोई सी भी 2 हिस्सों में बांट देगी, किसी को आप 0 डिग्री मान लें। हमने जो रेखा लंदन से निकलती है, जो लंदन में एक ग्रीनविच जगह है वहां से निकलती है, उसको मान लिया है 0 डिग्री अक्षांश, और इसको प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। यहाँ से इधर का हुआ पूर्वी गोलार्ध, इधर का हुआ पश्चिमी गोलार्ध। देखिए ये जो इस तरीके से ये जो लॉन्गिट्यूड हैं, जो ये देशांतर रेखा हैं, इनके बीच की दूरी अलग अलग जगह वेरी करती है, अलग अलग होती है। जब ये बिल्कुल पोल पर पहुंच जाती हैं तो इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं। जब ये यहाँ आती हैं, मान लीजिए ये है 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि भूमध्य रेखा, तो इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश पर इनके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, और कितनी होती है? वो होती है लगभग 111.32 किलोमीटर। और जैसे जैसे ये पोल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, इनके बीच की दूरी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना एक फैक्ट है कि सर्वाधिक दूरी जो होती है देशांतरों के बीच की, वो होती है अक्षांश रेखाओं पर। इनकी संख्या कितनी हो गई? मैंने बताया ये 0 डिग्री है, इससे 180 इधर होंगे पश्चिमी गोलार्ध में, 180 इधर होंगे पूर्वी गोलार्ध में, तो टोटल कितनी हो गई है? 360। लेकिन जो 0 डिग्री से 180 पूर्वी गोलार्ध होगा, वही 0 डिग्री से 180 पश्चिमी गोलार्ध होगा। यानी 180 डिग्री वाली जो लाइन होगी वो इसके ठीक पीछे वाली, ठीक विपरीत वाली लाइन होगी, और वो ना तो पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं उसको, ना पश्चिमी, यानी वो कॉमन है, वही पूर्वी है वही पश्चिमी है। तो इसमें ये भी सिस्टम नहीं है कि साहब लाइन कम है और रेखाएं कम हैं और क्या नाम है देशांतर ज़्यादा हैं, जैसे उसमें था
कि अगर रेखाएं पूछे तो 179, अक्षांश पूछे तो 181। इसमें क्लियर है बिल्कुल, कितनी है 360, और 360 में ये भी जुड़ी हुई है, 0 डिग्री भी जुड़ी हुई है और 180 डिग्री भी जुड़ी हुई है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो देशांतर उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो यही जो 0 डिग्री हमारी देशांतर थी, जिसको मैंने बताया प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच इसलिए कहते हैं क्योंकि लंदन में एक जगह है ग्रीनविच और वहाँ से होकर ये निकलती है। तो ये इसका क्या महत्व है? इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसी रेखा से पूरी दुनिया में, देखिए ये जा रही है, समय का निर्धारण होता है। इसको दुनिया की मानक समय रेखा हम मानते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ से होकर जाती है? यूरोप के कुछ देशों से और अफ्रीका के कुछ देशों से। कौन कौन से देश हैं? देखिए कुल मिलाकर 8 देश हैं जिनसे होकर ये निकलती है। नॉर्थ पोल से चलकर ये सबसे पहले यूरोप के देशों में आती है। कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले तो यही है आपका यूके, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जो भी कहो आप। उसके बाद फिर है ये फ्रांस, तीसरा है स्पेन। 3 देश तो हैं आपके यूरोप के। उसके बाद ये आ गया आपका भूमध्य सागर और फिर शुरू हुआ अफ्रीका। अफ्रीका में ये धसेगी तो सबसे पहले है अल्जीरिया, दूसरा है माली, तीसरा है ये, तीसरा क्या है? ये है बुर्किना फासो, ये रहा बुर्किना फासो। के बाद टैंगो है और टैंगो के बाद ये घाना है। 5 देश अफ्रीका के हैं, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टैंगो, घाना। और 3 देश हैं यूरोप के, यूके, फ्रांस और स्पेन। इनसे होकर ये निकलती है। ठीक है, यहाँ से इधर का जो समय होता है ये बढ़ता जाता है। यदि यहाँ से इस 0 डिग्री देशांतर से इधर को चलें पूर्वी गोलार्ध की तरफ तो समय बढ़ता जाएगा। यदि पश्चिमी गोलार्ध की तरफ चलें तो समय कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो इधर को समय बढ़ेगा और इधर को समय कम होता चला जाएगा। और यदि इधर को बढ़ते बढ़ते हम 100 डिग्री 180 डिग्री वाली जो हमारी देशांतर रेखा उस पर पहुँच जाएं तो उसको माना है फिर हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उस पर जाकर समय का अंतर जो होता है वो पूरे 24 घंटे का हो जाता है, 1 दिन का अंतर पड़ जाता है। देखिए यह है भारत की मानक समय रेखा, यहाँ से भारत का समय बटा हुआ है। और ये है 82.5 डिग्री देशांतर। 82.5 डिग्री देशांतर को हमने अपनी मानक समय रेखा माना है। इसी से पूरे हमारे देश में समय का निर्धारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये लगभग भारत के बीच में है। अगर इस तरीके से देखें आप, इधर को भी इतना भारत बचा हुआ है और इधर को भी इतना भारत, तो बीच की रेखा को हमने भारत की समय रेखा माना है। ठीक है, हमारा जो समय है, हमारे देश का समय, या फिर मैं कहूँ ये जो मानक समय रेखा है इसका जो समय है वो वहाँ से, यानी 0 डिग्री जो देशांतर है ग्रीनविच रेखा है उससे 5.5 घंटे आगे होगा, पीछे आगे होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है वो पूर्वी गोलार्ध में है, तो हम 5.5 घंटे आगे हैं उस 0 डिग्री देशांतर से। ठीक है, अब देखिए कई बार ये पूछ लेता है कि ये जो मानक समय रेखा है भारत की, ये किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए इसमें कई राज्य हैं। एक तो ये तुम्हारा पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा फिर मध्य प्रदेश, फिर ये है छत्तीसगढ़, उड़ीसा भी है और आंध्र प्रदेश। 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश ये लिख दिया मैंने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ये एक्चुअल में कहाँ से निकलती है, यानी कौन सी जगह है जिसके बिल्कुल पास से निकलती है, तो वो है उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, या फिर ऐसे आप कह सकते हैं कि इलाहाबाद के पास से निकलती है, क्योंकि इलाहाबाद के पास ही ये जगह पड़ती है। जगह का नाम है मिर्ज़ापुर। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो देखिए ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये वाली, ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर कह लीजिए या पश्चिमी देशांतर कह लीजिए, मैंने बताया वो कॉमन ही है, वो है। लेकिन ये मुड़ क्यों रही है? ये तो सीधी होनी चाहिए भाई, देशांतर रेखाएं तो सीधी हैं। 0 डिग्री इस तरीके से है तो ये भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि ये 0 डिग्री की विपरीत रेखा है। तो ये मुड़ी इसलिए है क्योंकि इसको हमने मान लिया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसे 0 डिग्री को हमने मान लिया ग्रीनविच वाली को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इसको मान लिया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसकी लोकेशन क्या है? देखिए ये है, मैंने लिख भी दिया है इधर, ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर से होकर निकल रही है
और ये इधर है ये यूएसए का ये अलास्का वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये एशिया है, एशिया में ये रूस का हिस्सा है, तो रूस को यूएसए से अलग कर रही है, या फिर मैं कहूँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग कर रही है। और ये जो जल संधि होती है इसको बोलते हैं बेरिंग जल संधि, कई बार पूछता है बेरिंग जल संधि है, ये प्रशांत महासागर नीचे वाला हिस्सा ये, ठीक है। अब देखिए ये 180 डिग्री जो यामोत्तर रेखा है ये कई जगह से मुड़ी हुई है, क्योंकि इसके यदि हम इधर चले जाएं या इधर चले जाएं तो एक दिन का अंतर पड़ जाता है। मोड़नी हमको ये इसलिए पड़ी क्योंकि मान लीजिए आप सपोज करो ये अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका का कोई छोटा सा द्वीप यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर है। अब यदि हम इसको सीधी खींचेंगे तो वो अमेरिका का द्वीप इधर पहुँच गया, अमेरिका में और उसमें एक दिन का अंतर हो गया समय का, पूरे एक दिन का, जबकि वैसे देखा जाए तो अमेरिका के नज़दीक है। अब अमेरिका को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ही मान लो रूस का कोई द्वीप है या ऑस्ट्रेलिया का कोई द्वीप है, यहाँ है, अगर इसको सीधे खींच दें तो वो इधर चला गया। या फिर कुछ ऐसे भी द्वीप हैं जो अगर लाइन को सीधा बनाएं तो आधे इधर चले जाएंगे आधे इधर चले जाएंगे, यानी उनमें एक दिन का अंतर हो जाएगा एक ही द्वीप पर, एक छोटे से द्वीप पर जहाँ कुछ ही लोग रहते हैं, वहाँ 2 समय हो जाएंगे। इसलिए हमने सुविधा के हिसाब से इसको 3-4 जगह से मोड़ दिया है ताकि एक एरिया में एक ही समय रह सके, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए इस टॉपिक को आज यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।